हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का पार्ट नंबर दैट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट। जो देखो, हमें पता है कि जो हीट होती है हमारी एक ऐसी एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म होती है जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक पार्ट से सिस्टम के एक पार्ट से सिस्टम के दूसरे पार्ट तक, जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। और वो जो जो ये हीट होती है यानी जो ट्रांसफर ऑफ हीट होती है वो किस पे डिपेंड करती है? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम। हीट हमेशा ट्रांसफर करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। अगर मान लिया हम कंडक्टर के एक रोड को बहुत ज्यादा हीट दे रहे हैं तो उसके दूसरे कंडक्टर तक हीट, दूसरे एंड तक जो हीट है अपने आप ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि हीट जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। ठीक है। तो जो हमारी हीट होती है इसके तीन टाइप्स होते हैं, यानी तीन टाइप्स में होती है। एक तो होता है कंडक्शन, कंडक्शन ट्रांसफर ऑफ हीट इन थ्री टाइप्स। दूसरा होता है कॉन्वेक्शन, कॉन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। ये तीन टाइप्स होते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के। पहले बात करेंगे कंडक्शन क्या होता है। पहले आते हैं कंडक्शन पर। कंडक्शन क्या होता है? जिसमें मॉलिक्यूल, जैसे हम मान लिया ये कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है कोई, ठीक है। और ये जो कंडक्शन होता है ये हमेशा सॉलिड्स में होता है, मेनली सॉलिड्स में होता है। मान लिया, और सॉलिड्स में भी किन में? मेटल्स में। मान लिया ये कोई कंडक्टर है, इसको हम हीट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा हमने इसको हीट दे दी, तो क्या करेगा ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। ठीक है। गर्म होने से जो है यहाँ के, मान लिया यहाँ के जो मॉलिक्यूल हैं इनकी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से तो ये क्या करेंगे? वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, और वाइब्रेट करने से इनके पास वाले मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेंगे। फिर ये वाले जो मॉलिक्यूल होंगे ये अपने जो नियर वाले मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेंगे। इस तरीके से जो हीट का फ्लो होता है वो क्या होता है? कंडक्शन। यानी सिर्फ मॉलिक्यूल खुद अपने, यानी मॉलिक्यूल जो है खुद ट्रांसफर नहीं होते, सिर्फ वो अपनी पोजीशन पर क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेशन के कारण। क्योंकि जैसे ही हम उनको हीट देंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनमें वाइब्रेशन जल्दी जल्दी करेगा और वो अपने नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल को भी वाइब्रेट करेंगे, फिर वे अपने नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल को, और इस तरीके से जो होता है वो होता है कंडक्शन। और इस तरीके से यहाँ से जो हीट है इसका एक एंड है, ये दूसरे एंड को क्या कर देगा? हीट कर देगा। तो ये ऐसे जो हीट फ्लो करता है वो होता है कंडक्शन। ठीक है। ये होता है कंडक्शन। यानी इसमें क्या होता है कि जो मैटर होता है उसका एक्चुअल फ्लो नहीं होता। क्या करते हैं? मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के कारण इनमें हीट जो है दूसरे एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्लो ऑफ मैटर एक्चुअली मूव नहीं करता। ठीक है। अब जो कंडक्शन आता है इसमें दो टाइप आते हैं। एक तो होता है वेरिएबल स्टेट, कंडक्शन में वेरिएबल स्टेट, एंड एक आता है स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। अब ये वेरिएबल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट क्या होता है? मान लिया कि हम एक कंडक्टर को हीट दें उसके एक एंड पर। मान लिया हमने उसको बहुत ज्यादा हीट दे दी, मान लिया यहाँ पे 60, यहाँ पे 40, यहाँ पे 20, ये हमने हीट दे दी। फिर हमने कंडक्टर को और हीट किया, और अब की बार इसका टेम्परेचर हमने कितना मान लिया? अब की बार क्या मान लिया? 80 एंड 100, 80, 60 एंड 40। अब की बार फिर से जब हमने इसको दोबारा से हीट किया और ज्यादा हीट दे दी, और अब की बार मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हो जाएगा 80, यहाँ पे हो जाएगा 60। देखो, जब हमने इसको हीट दिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ता गया, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जब तक क्या है? ये वेरिएबल स्टेट। ठीक है। जब हम इसको टेम्परेचर देते जा रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। देखो यहाँ पे 40 था, जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे 100 आया 80 की जगह, यहाँ पे 60 की जगह 80 आया एंड 40 की। तो इस तरीके से टेम्परेचर क्या करता गया? इंक्रीज करता गया। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब तक हम उसको टेम्परेचर दें, जितना हम उसको टेम्परेचर देंगे वो एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाएगा। मान लिया हम इसको और भी ज्यादा टेम्परेचर देंगे 100 के बाद, तो 100 तक यहाँ का जो इस एंड का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगी? अब तक थी हमारी वेरिएबल स्टेट, और उसके बाद ये क्या आ जाएगी? स्टेडी स्टेट। यानी इस कंडक्टर की जो हीट है जो, वो क्या हो जाएगी? इस कंडक्टर का जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और उसके बाद ये क्या आ जाएगी? स्टेडी स्टेट।
अब तक थी वेरिएबल स्टेट जब तक टेम्परेचर इसका चेंज होता जा रहा था। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया, मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस तक हमने बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया इसके कंडक्टर के वन एंड को। उसके बाद और भी ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक टाइम पे इसका जो है इस एंड का जो टेम्परेचर वो कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद का वेरिएबल करता है बेशक, पर एक जो एंड है जहां पे हम उसको हीट दे रहे हैं वहां का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। वही क्या होती है इसकी स्टडी स्टेट। तो कंडक्शन में दो स्टेट आती हैं, वेरिएबल स्टेट एंड स्टडी स्टेट। वेरिएबल स्टेट में जब तक हम उसको टेम्परेचर देते रहेंगे हर एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर वेरी करेगा, हर एक मॉलिक्यूल के जो कंडक्शन है उसके हर एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर वेरी करेगा। और एक टाइम पे ऐसा आएगा जब उसके मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर है वो एक टाइप से कांस्टेंट हो जाएगा जहां से हम हीट दे रहे हैं उस एंड का। ठीक है, तो ये होती है स्टडी स्टेट जहां पे टेम्परेचर आके कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसी का जो दूसरा टाइप आता है ट्रांसफर ऑफ हीट का, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या था, कंडक्शन में क्या था कि जो हमारे मॉलिक्यूल के मैटर का हीट उसका जो है एक्चुअली फ्लो नहीं हो रहा था। मैटर का क्या हो रहा था कि मॉलिक्यूल है वाइब्रेट कर रहे थे और दूसरे अपनी काइनेटिक एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को देकर, तो इस तरीके से हीट का फ्लो हो रहा था। कन्वेक्शन में क्या होता है, मान लिया हमने एक बीकर में वाटर रख दिया, ये बीकर में वाटर रख दिया और नीचे से हमने मान लिया हीट दे दी। ठीक है, तो ये क्या करेगी हीट, जैसे ही देखो ये सबसे पहले इस सरफेस को गर्म करेगी जो इसके बॉटम पर है। जैसे ये इसको गर्म करेगी तो क्या होंगे, इस सरफेस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा गर्म हो जाएंगे और ऊपर वाले सरफेस के मॉलिक्यूल क्या है, अभी तक कोल्ड है क्योंकि वहां तक हीट अभी तक नहीं पहुंची। तो क्या होगा, और ज्यादा हम टेम्परेचर इसको बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो हॉट मॉलिक्यूल है यानी जो बॉटम के मॉलिक्यूल हैं बहुत ज्यादा गर्म होकर ये फ्लो कर जाएंगे ऊपर की ओर, एंड जो ये कोल्ड मॉलिक्यूल है वाटर के ये फ्लो कर जाएंगे उसके बॉटम सरफेस की ओर। यानी कन्वेक्शन में एक टाइप से हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर होता है हीट का वो एक सर्कल टाइप में होता है कि यहाँ से जो मॉलिक्यूल है बॉटम से वो सरफेस की ओर जाएंगे, एंड जो सरफेस के जो कोल्ड मॉलिक्यूल है वाटर के वो नीचे की ओर इसके सरफेस पे आएंगे। तो इस तरीके से ऊपर वाले भी इस टाइप से गर्म हो जाएंगे। तो इस टाइप का जो ट्रांसफर होता है हीट में तो ये होता है कन्वेक्शन। यानी इसमें क्या होता है कि देखो ये मॉलिक्यूल है, ये अपनी एनर्जी को इतना इंक्रीज नहीं कर पा रहे कि वो अपने नेक्स्ट मॉलिक्यूल को एनर्जी दे दे, इन्होंने खुद ही ट्रांसफर हो गए ये, है ना। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाते हैं हीट, ये खुद एक्चुअल मूवमेंट होता है पार्टिकल का। यानी इसमें जो कंडक्शन में था एक्चुअल मूवमेंट नहीं था पार्टिकल का, कन्वेक्शन में क्या था, एक्चुअल मूवमेंट हुआ कि यहाँ से हॉटेड जो मॉलिक्यूल थे वाटर के वो चले गए सरफेस की ओर, एंड जो कोल्डेस्ट पार्टिकल थे वाटर के वो चले गए बॉटम की ओर। इसलिए जो कन्वेक्शन होता है, इस ऐसे जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है वो होता है कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन में क्या होता है, इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू अनदर पार्ट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, हीटेड पार्टिकल। यानी जो कन्वेक्शन की डेफिनेशन है, तो ये है कन्वेक्शन की डेफिनेशन, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू अनदर पार्ट बाय एक्चुअल मूवमेंट। क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एक्चुअल मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अपने पोजीशन को रिप्लेस कर रहे हैं, नए जो मॉलिक्यूल है वहां पे आ रहे हैं। तो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ ए हीटेड पार्टिकल ऑफ द मीडियम, तो ये होता है कन्वेक्शन। कंडक्शन में जो है मैटर का एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन जो कन्वेक्शन है उसमें जो मॉलिक्यूल है उनका एक्चुअल मूवमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं रेडिएशन। देखो रेडिएशन क्या होती है, रेडिएशन जैसे हम मान लिया जैसे हमारे सन के थ्रू जो हमें क्या मिलती हैं, जो सन से हमें मिलती हैं वो क्या है, एक टाइप से रेडिएशन। तो रेडिएशन इज द मोड ऑफ, देखो डेफिनेशन देखते हैं, तो ये होती है रेडिएशन की डेफिनेशन, इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीवर विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ ए सोर्स। मतलब जैसे देखो हमें जो सन से रेज मिलती है ना, वो भी एक टाइप से रेडिएशन है। और जब हम फायर के आगे होते हैं ना, तो क्या होती है, हम जैसे हम गर्म हो जाते हैं, तो वो भी किस कारण होता है, रेडिएशन से। ठीक है, तो ये होती है हमारी रेडिएशन। तो इस टाइप से हमारे 3 टाइप्स हो गए ट्रांसफर ऑफ हीट के, एक तो कंडक्शन, एक हो गया कन्वेक्शन, एक हो गया रेडिएशन। ठीक है, इसमें भी एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता पार्टिकल का, और कंडक्शन में भी नहीं होता, सिर्फ एक्चुअल मूवमेंट किस में होता है, कन्वेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारे जो 3 टाइप्स थे
टाइप्स क्या थे, ट्रांसफर ऑफ हीट के तीनों टाइप्स थे। ठीक है, अब हम करते हैं, देखो थर्मल कंडक्टिविटी। देखो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, देखो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड की एक वो प्रॉपर्टी होती है जो हमें क्या बताती है कि कोई सॉलिड कितनी हीट को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द सॉलिड विच टेल्स अस हाउ द सॉलिड इज कंडक्टेड हीट। ठीक है, कितनी कर सकता है। ठीक है, तो देखो थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है, मान लिया, देखो जैसे मान लिया हम एक रोड को गर्म करते हैं, है ना, मान लिया एक एंड के मेटल रोड को हीट करते हैं, तो हीट फ्लो करती है कंडक्शन से हॉटर कोल्ड एंड से, जो सॉरी हॉट एंड से कोल्ड एंड की ओर। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन जो होता है ना रोड का, वो क्या करता है, हीट, कुछ हीट को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, टुवर्ड्स दी हॉट एंड की ओर। समझ आया कैसे, कि देखो इसका मतलब क्या, अगर हम मान लिया किसी कंडक्टर को हीट करते हैं तो उस कंडक्टर का, मान लिया ये मान लिया ये कोई रोड ले ली। ठीक है, हम जैसे हम इसको हीट करेंगे, इस एंड से हमने हीट करना शुरू कर दिया इसको। ठीक है, हीट देनी शुरू कर दी, तो क्या होगा, इसका ये वाला एंड बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। गर्म होने से यहाँ के पार्टिकल कंडक्ट यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो थर्मल जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या, वो इस सॉलिड की वो एबिलिटी होगी कि ये सॉलिड है कितनी जो हीट है उसको कंडक्ट कर सकता है। समझ आए, तो ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखो इसका हम एक प्रूफ करवाते कि थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है ना, कि क्या उसका ये होता है। ठीक है, तो देखो मान लिया हमने एक रेक्टेंगुलर सॉलिड स्टेडी स्टेट ले लिया। अब देखो इसमें जो हम क्या लेते हैं, इसमें जो थर्मल कंडक्टिविटी हम स्टेडी स्टेट लेते हैं, वेरिएबल स्टेट हम नहीं लेते, क्योंकि अगर वेरिएबल स्टेट लेंगे तो पार्टिकल चेंज होते रहेंगे, लेकिन हमें एक फिक्स वैल्यू चाहिए थर्मल कंडक्टिविटी की। तो इसमें हम क्या लेंगे, उसकी जो, देखो मैंने बताया था ना कंडक्शन में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल स्टेट, एक होता है स्टेडी स्टेट। हम इसकी स्टेडी स्टेट लेंगे क्योंकि हमें एक फिक्स वैल्यू चाहिए थर्मल कंडक्टिविटी की। ठीक है, तो हम मान लिया कि एक हमने रेक्टेंगुलर सॉलिड स्टेडी स्टेट ले लिया। ठीक है, देखो ये जो है कुछ इस टाइप से लेंगे हम रेक्टेंगुलर सॉलिड स्टेट, ये हमने रेक्टेंगुलर सॉलिड स्टेट ले लिया। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर सॉलिड स्टेट, देखो मैं बनाना बता देती हूँ, इजी है। ये इस तरीके से। ठीक है, हमने ये रेक्टेंगुलर सॉलिड स्टेट ले लिया। यहाँ पे इसकी जो ये वाली डेल्टा एक्स है, ये क्या है, इन दो फेसेस के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मान लिया ए। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया। टी जो मान लिया, इसका जो टी है, मान लिया ये वाला हम मान लेते हैं कोल्डर फेस। ठीक है, कोल्डेस्ट फेस। हीट हम इसको बाद में देंगे, पहले हम इसका प्रूफ करें। ठीक है, तो ये वाला हम मान लेते हैं कोल्ड फेस है, और ये मान लेते हैं ये वाला, ये मान लेते हैं कि इसका हॉट वाला फेस है ना, टी प्लस डेल्टा टी, टेम्परेचर बढ़ाने से। ठीक है, ये हमने मान लिया। देखो अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं ताकि पहचान हो जाएगी ना कि हमें हमारा जो है हॉटेस्ट फेस कौन सा है। देखो हॉटेस्ट फेस पे मैंने आप इस तरीके से कर दिया है, हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा हॉटेस्ट फेस है इस रेक्टेंगुलर प्लेन का। ठीक है, ये सारा हमारा हॉटेस्ट एरिया है। ठीक है, सिर्फ हमारा कोल्डेस्ट कौन सा है, ये वाला हमारा कोल्ड फेस है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने ये हो गया, दो अपोजिट फेसेस ले लिया। ऐसा क्यों, क्योंकि टेम्परेचर के जो डिफरेंस आएगा उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब देखो ए हमने क्या मान लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ऑफ हॉटेस्ट फेस का, इस वाले फेस का मान लिया। ठीक है, ये इसको हम डेल्टा क्यू हीट देंगे, डेल्टा क्यू लिख लेते हैं हीट इसकी। ठीक है, हीट दे ली। तो अब क्या होगा, ये होगा, अब टी प्लस जो टी हमारा, देखो हम लिख देते हैं टी टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फेस, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फेस, एंड टी प्लस डेल्टा टी क्या हमारा, टेम्परेचर ऑफ हॉट फेस, टेम्परेचर ऑफ हॉट फेस। ये हो गया। ठीक है, अब देखो हीट क्या करेगी, कंडक्ट करेगी हॉटर से कोल्डर फेस की ओर।
तो हमने क्या किया कि डेल्टा क्यू हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दे दी, कंडक्टेड करेगी सॉलिड जो है, ठीक है, हमने डेल्टा अमाउंट ऑफ क्यू हीट देगी, ठीक है। अब देखो जो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट है, क्योंकि हमने इसको रेट दी, हीट दी, सॉरी हीट दी, तो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट जो है वो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट वो डेल क्यू बाई डेल टी होगा, है ना, कि कितनी हमने हीट दी कितने टाइम में, ठीक है। समझ आ गया कैसे आया कि रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट होती है, ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि इट इज फाउंड दैट कि जो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट है, जो ये चीज है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, अब वो किन चीजों पर डिपेंड करेगी। देखो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट है, जैसे ही हम इसको हीट देंगे सबसे पहले तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर करेगी, जितना ज्यादा हमारा रेक्टेंगुलर एरिया होगा उतना ज्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी। तो पहली चीज आई यहां से कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, कि कितना हमारे पास इसका एरिया है एंड कितना, ठीक है, उतनी ज्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा हमारा आया कि जो हमारा रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, चेंज इन टेम्परेचर की। ये किसका था, हॉटेस्ट फेज का था ना, टेम्परेचर T प्लस डेल्टा टी, इतना टेम्परेचर बढ़ गया तो ये हॉटेस्ट फेज आ गया ना, तो इसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। एंड जो थर्ड फेज आया डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। देखो अब तक डायरेक्टली आया था, लेकिन अब जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस करेगा, किसके, 1 डेल्टा एक्स के, ठीक है। वह डेल्टा एक्स हमारा क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू फेसेस। देखो ये हमारा कोल्डेस्ट फेस था, ये हमारा हॉटेस्ट फेस था, इन दोनों फेसेस के बीच की डिस्टेंस हमारा डेल्टा एक्स थी। तो जो रेट ऑफ फ्लो, जो ये कंडक्शन ऑफ हीट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 डेल्टा एक्स के, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। देखो हमारे 3 फैक्टर आगे थे कि इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारा एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टाइम डेल्टा टेम्परेचर पर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फेसेस हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट, ओके। अब देखो अब हम तीनों फैक्टर को कंबाइन करेंगे तो हमारा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी वो किन चीजों पर डिपेंड कर गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए एंड डेल्टा टी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, डेल्टा एक्स, ठीक है। क्लियर हुआ कि तीनों फैक्टर को हमने कंबाइन कर दिया है ना, तो ये आ गया। अब देखो ये हो गया। अब डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हम क्या ले लेते हैं, के ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। क्लियर है इतना, यानी इसका हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दिया हमने, ठीक है। देखो अब यहां से जो के आया ना, के इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया वही तो हमारा क्या है, के। और इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, वेयर के इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, ये आ गया। तो थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट जो आ गया के, तो ये होती है थर्मल कंडक्टिविटी। तो के, अब देखो अगर मान लिया हम इसी रेक्टेंगुलर जो हमने वो लिया था उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान ले, ठीक है, डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स जो हमने ये था, अगर ये भी क्या हम क्या मान ले, अगर 1 मान ले, तो हमारा जो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, के, वेयर के इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। तो ये डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हमारा के इक्वल आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो न्यूमेरिकल में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी थर्मल कंडक्टिविटी, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी। और अगर इसकी यूनिट देखें, यूनिट इज क्या होती है, देखो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी है ना, और ए है, डेल्टा एक्स है ना, तो इसका अगर क्या मान ले तो जूल पर सेकंड हीट है ना, जूल, और बाय टाइम है तो सेकंड, और एरिया का कितना है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एंड डेल्टा एक्स कांस्टेंट के और एम, डिस्टेंस का तो एम ही हो जाएगा, ठीक है, सिंपल एम। तो ये कितना क्या आ जाएगा, जूल का वर्क, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मीटर इनवर्स
एंड केल्विन इनवर्स, सॉरी के इनवर्स, के ना केल्विन नहीं है, के है जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट था उसका के इनवर्स। तो ये हो जाएगी हमारी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, और अगर इसकी सीजीएस यूनिट देखें तो सीजीएस यूनिट कैलोरी सेकंड इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और ये सी इनवर्स, जो भी एसआई यूनिट याद रखना है मेनली। ठीक है, ये हो गया हमारी थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, देखो अब जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना, उसकी हम कुछ एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में देखते हैं। देखो जो फिजिक्स है ना हमारे चारों तरफ है, कि हम छोटी सी छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक हर एक चीज में फिजिक्स है। तो जो हमारे थर्मल जो एप्लीकेशन देखते हैं हम थर्मल प्रॉपर्टी। अब देखो हमने देखा है कि कई बार हमारे जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं ना, उनके जो हैंडल होते हैं वो हमेशा वुडन के बने हुए होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही हम उनके ऊपर हमारा जो कुक है, जो फूड है वो पकाते हैं, तो क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है ना। गर्म होने से अगर उसका हैंडल वुडन का है तो जो वुड है वो हमारी बैड कंडक्टर होती है हीट की। तो अगर वो पूरा जो यूटेंसिल्स है अगर वो गर्म हो जाएगा तो उसका हैंडल जो है गर्म नहीं होगा। इसलिए जो उनके हैंडल है वो हमेशा वुडन के बनाए होते हैं, क्योंकि वुडन जो है हमेशा बैड कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, तो फर्स्ट इज कुकिंग यूटेंसिल्स। तो ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन की जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो प्रोवाइड होते हैं विद वुडन हैंडल के साथ। सेकंड था इन विंटर में जो मेटेलिक हैंडल्स होते हैं वो कोल्डर क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि जो ये क्योंकि वो स्टील्स के या अनदर मेटल्स के बने होते हैं, तो वो क्या होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। तो जैसे ही हम उनको टच करते हैं तो हमारी बॉडी से जो हीट है वो उनमें ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए वो हमें कोल्डर जो है कोल्डर फील होते हैं। तो इन विंटर, और जो थर्ड है इन विंटर बर्ड्स ओफन स्वेल देयर फीदर्स। जो सर्दियों में क्या होता है जो बर्ड्स होते हैं वो अपने जो फीदर्स को, पंखों को क्या करते हैं वो क्या कर लेते हैं पंखों को पंखों से अपनी बॉडी को ढक लेते हैं। तो वहां से जो बॉडी है वहां से जो हीट होगी उनकी बॉडी की जो हीट है बाहर फ्लो नहीं कर सकेगी सराउंडिंग में, इसलिए। और जो फोर्थ होता है आइस जो होती है वो हमेशा क्या होती है गनी बैग्स या सारडस्ट में उसको पैक करते हैं। सारडस्ट हमारा क्या होता है लकड़ी का बुरादा, क्योंकि जो जैसे ही लकड़ी जो होती है हमारी वुड वो तो क्या होती है बैड कंडक्टर होती है हीट की, लेकिन जो सारडस्ट होता है वो क्या होता है गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, तो जैसे हम उसके अंदर जैसे आइस को पैक करेंगे तो आइस जो है मेल्ट नहीं होती, उसकी जो हीट है उसके अंदर रखती है, और आइस जो होती है उसको मेल्ट नहीं होने देती सारडस्ट, इसलिए उसको जो आइस को हम सारडस्ट के अंदर पैक करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी एप्लीकेशंस थी कंडक्टिविटी की जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये आज का इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या होती है? जैसे मान लिया हमारे पास कोई चाय का कप है, ठीक है, और उसके अंदर ये होगी। ठीक है, तो जैसे ही हम थोड़ी देर में देखते हैं तो क्या होता है कि जो चाय है वो क्या हो जाती है ठंडी हो जाती है, मान लिया। ठीक है, ये ठंडी होगी चाय। अब थोड़ी देर में जो चाय, अब जो गर्मी होती है गर्मियों में क्या होता है कि जो चाय है वो लेट कोल्ड होती है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है वो तुरंत ठंडी हो जाती है, क्योंकि जो समर होती हैं उनमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है बॉडी का एंड जो सराउंडिंग का वो बहुत कम होता है समर्स में। और विंटर में क्या होता है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, जो हमने बॉडी ली है जो भी कोई भी हॉटेस्ट बॉडी और जो हमारा सराउंडिंग है उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्या आ जाता है बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहती है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ कूलिंग, मान लिया इसका शुरू में ये जो सराउंडिंग टेम्परेचर इसको मान लिया टी एस एंड इसका जो बॉडी का टेम्परेचर वो हम मान लेते हैं टी। ठीक है, तो जो हमारी रेट ऑफ कूलिंग है वो जो हमारे टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा टी माइनस टी एस उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखो कैसे हुआ ये कि देखो अगर मान लिया हम विंटर में देखें तो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा बहुत ज्यादा, तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी उतनी ही तेजी से होगी, है ना। क्योंकि अगर देखो कि जैसे हम चाय को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा सर्दियों में ज्यादा ठंडी जल्दी हो जाती है। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है हमारे सराउंडिंग का एंड जो हमने बॉडी ली है, जो हमने
हॉट कॉफी ली है, उसके जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो गया सराउंडिंग का और जो हमने ली थी उसका बॉडी का, तो उनमें टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होने के कारण रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी, ज्यादा। तो यही क्या, ये न्यूटन ने बताया था, यही न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, कि जो रेट ऑफ कूलिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस की। टी क्या है हमारा, टेम्परेचर ऑफ दिस, एंड टी एस हमारा क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होने के कारण रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाती है, ज्यादा। यानी तो विंटर्स में हमारी जो होती है चाहे वो जल्दी ठंडी हो जाती है, और समर में हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर भी उस समर के सीजन में बहुत ज्यादा होता है ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा ना होने के कारण रेट ऑफ कूलिंग क्या होती है, कम होती है। टेम्परेचर डिफरेंस भी बहुत कम होता है, तो इसलिए रेट ऑफ कूलिंग भी बहुत कम होती है। इसलिए समर सीजन में जो हमारी चाय है वो जल्दी ठंडी नहीं होती है ना। तो ये हमारी थी रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी एस, यानी टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फॉल इन टेम्परेचर इन टाइम है ना, फॉल इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर में क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, फॉल इन टेम्परेचर इन टाइम। ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मान लिया हमने बॉडी का लिया है तो टी बी मान लेते हैं ना, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस का टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टी एस। ठीक है, इन दो चीजों के ऊपर जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ देखते हैं कि जो प्रूफ होता है रेट ऑफ कूलिंग का, कि ये जो चीज है वो कैसे आई, तो हम प्रूफ देखते हैं। ठीक है, देखो प्रूफ देखते हैं कि हमारी जो रेट ऑफ कूलिंग होती है, ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, इन दो चीजों पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अब देखो यहां से देखो डेल्टा टी बाई टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर बाय टाइम, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डेल्टा टी। किसको हम टाइम ये भी कर सकते हैं कि टेम्परेचर में डिफरेंस है ना। अब देखो हमने मान लिया कि ये कोई बॉडी है, ये हमने कोई बॉडी मान ली। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है, इसका मान लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका ए मान लिया। ठीक है, और इसका टेम्परेचर टी मान लेते हैं, सराउंडिंग का टेम्परेचर हम टी नोट मान लेते हैं। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब देखो अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, की जो स्टीफन्स बोल्ट ये क्या करेगा, अपनी हीट को लॉस करेगा है ना, कि जो हमारा स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ हीट लॉस होता है, रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा ई भी आएगा इसमें। इसमें एमिसिविटी क्यों लेंगे, क्योंकि जो ई होता है वो हमारी नॉर्मल बॉडी के लिए हम यूज करते हैं। अगर यहाँ पे ब्लैक बॉडी होती तो हम एमिसिविटी नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि हमारी नॉर्मल बॉडी है, ब्लैक बॉडी नहीं है, इसलिए एमिसिविटी लेंगे। तो ई जो होता है वो एक टाइप से कॉन्स्टेंट ही होता है जो नॉर्मल बॉडी में यूज करते हैं। ठीक है, तो ई सिग्मा ए टी की 4 माइनस टी नोट की 4, जो ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, कि जो रेट ऑफ हीट लॉस है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के एमिसिविटी ले लेंगे, ई सिग्मा ए टी की 4 माइनस टी नोट की 4। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, पावर रेडिएटेड भी बोल देते हैं, पावर रेडिएटेड जो हीट लॉस है उसको। ठीक है, अब यहां से जो हीट लॉस है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल क्यू बाय डेल टी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ई सिग्मा ए टी की 4 माइनस टी नोट की 4। ठीक है, ये आ गया, हो गया। अब देखो यहां से मान लिया ये बॉडी थी, इसका टेम्परेचर मान लिया शुरू में टी था और बाद में उसका टेम्परेचर घट के कितना हो गया, टी माइनस डी टी, और कितने टाइम इंटरवल में, डी टी। तो कितना टाइम, जो इसका कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, डी टी। ठीक है, तो क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर फॉल होएगा और कितना फॉल हुआ, डी टी। ठीक है, ये हो गया। अब जो हमारी हीट लॉस होती है डी क्यू, वो बाय कैलोरीमेट्री से क्या होती है, बाय कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या थी कि जो हमारा हीट लॉस होता है वो इज इक्वल टू हीट लॉस बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अनदर बॉडी, ये था। और इसका क्या फॉर्मूला था डी क्यू का, एम सी डी टी।
ठीक है, तो इस डी क्यू की जगह हम यहाँ पे एम सी डी टी लिख सकते हैं बाय कैलोरीमेट्री से। तो ये कितना आ जाएगा, एम सी डी टी बाय डी टी, ये हो जाएगा इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी की 4 माइनस टी नोट की 4। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारा ई कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, एरिया ऑफ दिस कांस्टेंट है, सिर्फ क्या बचा हमारे पास ये, यानी हम क्या कर सकते, देखो यहाँ से जो डी टी बाई टी है इसको ले लेंगे डी टी बाई टी, और ये एम सी ले जाएंगे इसके नीचे, तो ई सिग्मा ए और नीचे क्या आ जाएगा एम सी, और ये टी की 4 माइनस टी नोट की 4, क्योंकि ये सारी चीज क्या है कांस्टेंट, बिकॉज एमिसिविटी इज कांस्टेंट, बिकॉज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, सिग्मा एरिया ऑफ दिस, और ये सारे क्या है कांस्टेंट। इन कांस्टेंट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक अनदर कांस्टेंट लिख सकते हैं, दैट इज अ टी की 4 माइनस टी नोट की 4। लेकिन हमें जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहते हैं, यहाँ पे फोर्थ पावर तो नहीं थी उसमें। अब इस फोर्थ पावर को रिमूव करने के लिए हम क्या करें, हमने मान लिया कि टेम्परेचर की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, किससे, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर था, वो बहुत ज्यादा था टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टी प्लस डेल्टा टी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी माइनस टी नोट इज इक्वल टू डेल्टा टी, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से बहुत ज्यादा था। कूलिंग तो बाद में होना शुरू हुआ है ना, शुरू में उसका इनिशियल टेम्परेचर बहुत ज्यादा था बॉडी का सराउंडिंग से। तो T इज इक्वल टू टी नोट प्लस डी टी हो जाएगा, तो यहाँ से डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, के। ठीक है, और इस T की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टी नोट प्लस डेल्टा टी, इस T की जगह पे, तो टी नोट प्लस डेल्टा टी की 4 माइनस टी नोट की 4, उसको एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया, क्योंकि टी की जगह हमने टी नोट प्लस डेल्टा टी रखा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, टी नोट की 4 को कॉमन ले लेंगे, टी नोट की 4 को हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 1, क्योंकि 4 आएगी, प्लस डेल्टा टी बाई टी नोट की 4 और माइनस टी नोट की 4, ये आ जाएगा। अब इस पूरे टर्म में से टी नोट की 4 को फिर से कॉमन ले लेंगे, तो फिर से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, टी नोट की 4 इसको बाहर रख लेते हैं, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नोट की 4, और ये आ जाएगा -1। ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कई बार किया कि इस टाइप की जब टर्म आ जाती है ना 1 प्लस मतलब इसकी पावर्स में 1 प्लस एक्स और इसकी पावर्स में, तो हम क्या मान के चलते कि हमारा ये वाला फैक्टर जो है अगर लेस देन 1 होता है ना, कि क्योंकि देखो अगर हम ऐसे मानते थे कि 1 प्लस एक्स अगर उसकी पावर n है, ठीक है, अगर x हमारा लेस देन 1 है, बहुत छोटा है 1 से, तो क्या हम क्या करते थे, उसमें हम एक्सपेंशन यूज करते थे उसमें। तो यहाँ पे जो x है वो बहुत ज्यादा छोटा है, तो वहीं पे जो यहाँ पे डेल्टा टी है, डेल्टा टी हमारा क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है बहुत कम है बॉडी के टेम्परेचर से, तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के टी नोट की 4, जब हमने एक्सपेंशन यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 1, देखो 1 हो जाएगा, प्लस इसमें एक्सपेंशन कर देंगे 4 डेल्टा टी बाय टी नोट। ठीक है, और ये आ जाएगा -1। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक टी नोट से एक टी नोट गया, यहाँ से 3 बचेगा, तो इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, के टी नोट की 3, क्योंकि एक टी नोट तो कैंसिल, 4 बाहर, 4 के टी नोट की 3 एंड डेल्टा टी, ये टर्म बची यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 4 भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो और ये हो गया, ये टी नोट की क्यूब भी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बाई टी जो आया, देखो यहाँ से डेल्टा टी बाई टी जो आया किसके इक्वल आ गया, डेल्टा टी के। इन सबको कांस्टेंट माना, एक अनदर कांस्टेंट मान ले दैट इज के डैश एंड डेल्टा टी,
देखो यही हमें प्रूव करना था कि जो रेट ऑफ कूलिंग ऑफ जो न्यूटन ने कूलिंग बताई वो यही बताई थी कि चेंज इन यानी फॉल इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय टाइम इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, चेंज इन टेम्परेचर टीबी माइनस टीएच, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो यही न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग होती है। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में क्या था कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा बॉडी में और सराउंडिंग में उतनी ज़्यादा रेट ऑफ कूलिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल विंटर में जो हमारी हॉट ऑब्जेक्ट है वो जल्दी कोल्ड हो जाती है ना, जैसे हॉट लिक्विड ले तो जल्दी कोल्ड हो जाएंगी वो विंटर में, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। और समर में हम क्या होता है, धीरे धीरे होता है ना, तो समर में बहुत धीरे होता है तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है, इसलिए रेट ऑफ कूलिंग है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर गई टीबी माइनस टीएस पर, यानी टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो यही होती है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताते हैं। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है क्यू आई माइनस, यानी जो हमारी हीट इनिशियल माइनस हीट फाइनल बाय डेल्टा टी, यानी टाइम में कितने टाइम में, इज इक्वल टू के क्यू आई प्लस क्यू एफ बाय 2 और माइनस क्यू एस, वेयर क्यू एस इज द सराउंडिंग हीट है ना। क्यू आई प्लस क्यू एफ हम क्या लेंगे उसका, क्योंकि देखो अगर मान लिया शुरू में किसी बॉडी की हीट मान लिया 10 है उसके बाद 5 है, तो हम उसमें डिसीजन नहीं कर पाते कि इनमें से कौन सी हीट ले, तो हम उनका एवरेज ले लेते हैं है ना। तो इसलिए ये एवरेज आएगा इनिशियल और फाइनल बाय 2। ठीक है, ये क्यू एस हमारा क्या है, सराउंडिंग की हीट है, और ये क्यू आई माइनस क्यू एफ बाई डेल्टा टी। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है कि एक बॉडी है कूल्स होती है 80 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तक, कितने मिनट में, कितने टाइम में, 2 मिनट्स में। इसने पूछा है कि कितने टाइम में जो है 60 से 40 डिग्री कूल हो जाएगी अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग गिवन है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पहले हमें टाइम निकालना है, तो पहले इस पे लगाते हैं। शुरू में कितनी कूल हो रही है 80 से 60, तो इनिशियल टू फाइनल यानी 80 माइनस 60 बाई कितने टाइम में, 2 मिनट्स में, इज इक्वल टू के कांस्टेंट ले लेंगे, इनका एवरेज लेंगे, क्योंकि हमें अब हम इसमें डिसीजन नहीं कर सकते ना कि कितनी कैसे हीट ले, तो हम इसका एवरेज ले लेंगे 80 प्लस 60, 80 प्लस 60 बाई 2 एवरेज ले लेंगे, और माइनस हमें क्या गिवन है, जो सराउंडिंग हीट है 10 गिवन है। ठीक है, ये आ जाएगी, तो यहां से कितना आ जाएगा 20 बाई 2 10 इज इक्वल टू के 80 प्लस 60 इज 140, 140 बाई 2 इज 70 माइनस 10, तो 10 इज इक्वल टू के एंड 60। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। हमें फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में जो है वो 60 से 40 हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकेंड इक्वेशन में मान लेते हैं कि 60 से 40, 60 इनिशियल क्या है 60 इसमें रखेंगे, फाइनल क्या है 40 बाय टाइम, हमें टाइम तो फाइंड आउट करना है तो इसको हम टी ले लेते हैं, इज इक्वल टू। अब देखो हमारी जो बॉडी है कूल हो रही है, लेकिन जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो तो सेम रहेगा, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इसमें चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा। अब इनका एवरेज लेंगे 60 प्लस 40 बाय 2 और माइनस का टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 10 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 बाय टी इज इक्वल टू के, और यहाँ पे 50, क्योंकि 60 प्लस 40 इज 100 बाई 2 दैट इज 50 एंड ये 10 हो जाएगा, तो 20 बाई टी इज इक्वल टू के, और ये आ जाएगा 40। हमें टी फाइंड आउट करना है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय 2, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 10 20 टी हमने डिवाइड कर दिया, 10 डिवाइडेड बाय 20 बाई टी आएगा, तो टी चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो के 60 और के 40, के से के कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 10 टी बाय 20 इज इक्वल टू किसके इक्वल आया 3 बाय 2 के, तो यहाँ से
टी जो है किसके इक्वल हो जाएगा 6/2, यानी आ जाएगा 3 मिनट्स में। तो जो हमारी 3 मिनट्स में है वो 60 से 40 होने में, जो बॉडी कूल होने में 60 से 40 डिग्री सेल्सियस तक जाने वो 3 मिनट्स लेगी। अगर 80 से 60 में जाने के लिए अगर 2 मिनट्स लेगी। देखो अगर कूलिंग होती है, अगर एक बार टेम्परेचर उसका गिरना शुरू हो जाए, मान लिया पहली बार टेम्परेचर कम टाइम में गया, तो अगली बार जो है देखो अगली बार कूल होने में उसे और भी टाइम लगा, तो ये आ गया 3 मिनट्स। तो हमें यही टाइम निकालना था अगर बॉडी 60 से 40 डिग्री सेल्सियस में कूल होती तो हमारा टाइम। तो इस तरीके के, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इस तरीके से यूज होगा अगर हमें टाइम निकालना हो। तो इसके बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लिया एक बॉडी है जो इनिशियली 80 से 64 डिग्री होती है 5 मिनट में, और नेक्स्ट जो होती है 52 हो जाती है 10 मिनट्स में। यानी टेम्परेचर क्या रहेगा, पहले 80 से अगर 64 हुई 5 मिनट में, तो नेक्स्ट जो होगा 5 मिनट वो कम होके फिर 52 डिग्री सेल्सियस में होगा। देखो कैसे करेंगे इसको। शुरू में देखो क्यू आई फॉर्मूला वही लेंगे, क्यू आई माइनस क्यू एफ बाई 2 इज इक्वल टू के इंटू क्यू आई प्लस क्यू एफ यानी एवरेज और माइनस क्यू एस सराउंडिंग, ये यूज करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली बॉडी क्या थी 80 से 64 चली गई, यानी 80 माइनस 64 बाई 2 ने टाइम आएगा यहाँ पे टी आएगा। ठीक है, कितने मिनट्स में हो रही है 5 मिनट्स में, इज इक्वल टू के 80 प्लस 64 बाय 2 और माइनस में क्यू एस हमें फाइंड आउट करना है, सराउंडिंग हीट हमें फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो 80 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 16/5। ठीक है, 16/5 आ जाएगा और इज इक्वल टू के, और इनको ऐड करेंगे तो 72/2 है ना, और माइनस क्यू एस हमें फाइंड आउट करना है। तो 16/5 इज इक्वल टू के, यहाँ पे आ जाएगा माइनस थीटा एस। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो यहाँ पे इन दोनों का सम 144 आएगा ना, है ना, ये 144 आएगा इन दोनों का सम, तब यहाँ पे जाके 72 आएगा। सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी ना, तो ये आ जाएगा। ये इक्वेशन हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो सेकंड केस में हमें क्या कह रहा है कि जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, ये वाला वो कैसे चेंज हो रहा है, 64 में से 52 टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे अब की बार, और वो नेक्स्ट मिनट में यानी 10 माइनस 5 मिनट्स करेंगे। ठीक है, तो डी टी हम क्या लिखेंगे, देखो सेकंड केस में क्यू आई माइनस क्यू एफ, क्यू इनिशियल हीट हम क्या मानेंगे 64, है ना, 64 माइनस 52 बाय टाइम में, कितने टाइम में करेंगे, नेक्स्ट 5 मिनट्स में, क्योंकि पहले बाद में कितना था 10 मिनट, तो पहले वाले 5 मिनट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा 60/5 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू के, और इनका सेम 65 प्लस 52/2 और माइनस क्यू एस, ये हमें तो फाइंड आउट करना ही है। यहाँ से कितना आ जाएगा 12/5 इज इक्वल टू के, इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 एंड 116, और 116 होता है 116 का 58 माइनस थीटा एस। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई सेकंड। इन दोनों को डिवाइड कर दे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16/5 इंटू 5/12 इज इक्वल टू 72 माइनस थीटा एस, क्योंकि हमें टेम्परेचर हीट की सराउंडिंग हीट फाइंड आउट करनी है, और 58 माइनस थीटा एस। ठीक है, 5 से 5 4/3, तो जब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से जो टी नोट की वैल्यू है ये तो आप खुद सोल्व कर सकते हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से की जो टी नोट की वैल्यू है, यानी जो थीटा एस, हमने थीटा एस माना है तो हम थीटा एस रखेंगे। ठीक है, तो थीटा एस की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं वो हम ऐसे सोल्व करेंगे। तो ये जो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग थी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। ठीक है, तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो जो हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट है, जो हमारी बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर थी, उसका पार्ट नंबर ई था ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, आज हमारी जो यूनिट थी यूनिट नंबर 9, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 वो कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट हम करेंगे थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट विद न्यूमेरिकल के साथ। ओके, थैंक यू।